आज पढ़ेंगे अपन क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, बुक सेकंड है, चैप्टर फर्स्ट और वीडियो रहेगा चौथा इसका। ठीक है, अपना टॉपिक रहेगा आज जनसंख्या वृद्धि। क्या रहेगा अपने पास? जनसंख्या वृद्धि रहेगी। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और एक आता है जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, दोनों क्या है, अलग अलग बातें हैं, दोनों को समझना ज़रूरी है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि एक नॉर्मल सा पर्सन है जो कभी भी आपको प्रैक्टिकल से लेकर थ्योरी में कभी पूछा जा सकता है। पता जाए जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, इन दोनों के जवाब आपको अलग अलग लिखने हैं। तो देखिए अपन कैसे लिखेंगे इसमें। देखिए प्रश्न आ गया जनसंख्या वृद्धि, तो आप मुझे को बता सकता है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, बता सकता है मैं जान सकूँ आपके कितने क्या विचार है इसमें, बता सकते हो आप लोग कोई। जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को क्या बोलेंगे अपन? तो बेटा वो निश्चित वृद्धि कब होती है, कब होती है कौन सी वृद्धि? तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसे बताया, वो बिल्कुल सही बताया, लेकिन हम थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े तब पता होते हैं जब हमारे पास दो समय बिंदु होते हैं। कितने होते हैं अपने पास? दो समय बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास 2001 और 2011 ये दो समय बिंदु हैं, ये अलग अलग समय को दर्शाते हैं। दोनों के बीच में 10 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। तो ये दो समय बिंदु हो गए अपने पास। ठीक है, अगर इन 10 साल के बीच में किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है तो वृद्धि कहलाएगी, अगर घट जाती है तो वृद्धि ह्रास कहलाएगी। अब कैसे लिखेंगे इसमें अपन? देखिए दो समय बिंदु के बीच क्या लिखेंगे अपन? दो समय बिंदु के बीच किसी विशेष क्षेत्र में, दो समय बिंदु के बीच किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या में हुआ परिवर्तन। लोगों की संख्या में हुआ क्या है? परिवर्तन। अगर परिवर्तन धनात्मक है, अगर परिवर्तन धनात्मक है तो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। दोबारा सुनने इसको। किसी भी क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच, कितने समय बिंदुओं के बीच? दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या की संख्या में हुआ धनात्मक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हुआ? धनात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, 2001 के अंदर भारतीय जनसंख्या 102.8 करोड़ थी ना अपने पास 2001 के अंदर, और 2010 में क्या हो गई है? 121.01 करोड़ हो गई है। तो वृद्धि कौन सी हुई अपने पास? धनात्मक हुई ना अपने पास, जनसंख्या बढ़ी ना, तो क्या कराएगी अपने पास? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। यानी 10 साल के अंदर इस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई है। अगर जनसंख्या यहाँ पर 100 करोड़ हो जाती तो जनसंख्या ह्रास कहलाती। क्या कहलाती? जनसंख्या ह्रास। यानी यहाँ पर जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। कौन सी वृद्धि हुई है? ऋणात्मक वृद्धि हुई है। तो दोनों बात समझ आ गई अपने पास। धनात्मक ऋणात्मक समझ आ गया अपने पास। धनात्मक कौन सी होती है? बढ़ना, और ऋणात्मक होती है घटना। ठीक है, तो प्रश्न कोई बन जाएगी अपने पास। दो समय बिंदु के बीच किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में हुआ धनात्मक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? धनात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि। अगर पर जवाब प्रैक्टिकल में पूछे तो आपको जवाब ऐसे देना है, और थ्योरी में तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, अब दूसरा प्रभाव बनता है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर, अब आप धनात्मक तो वैसे लिखना है जैसे वैसे कि दो समय बिंदु के बीच किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या के धनात्मक परिवर्तन को, लेकिन उसके परिवर्तन को दर्शाएंगे प्रतिशत में। किसे दर्शाएंगे? प्रतिशत में दर्शाएंगे। तो क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसमें आपको जनसंख्या 121 करोड़ 1 करोड़ लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ लिखाएगा 2.4% की वृद्धि से बढ़ रही है। अगर जिस संख्या को दिखाया जाए प्रतिशत में तो क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि दर। और कुल संख्या लिखी होगी तो क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि। दोनों में कोई दिख जाएगी। तीनों का समझ आ गया अपने पास। जनसंख्या ह्रास किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि में क्या दर्शाते हैं? प्रतिशत को। क्या दर्शाते हैं? और जनसंख्या वृद्धि में क्या दर्शाते हैं? कुल जनसंख्या को। क्या दर्शाएंगे? ये परीक्षा में आपसे पूछेगा कि बेटा आप बताइए जनसंख्या वृद्धि में क्या दर्शाया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को दर्शाया जाता है जो धनात्मक होती है। ठीक है,
जनसंख्या वृद्धि में क्या दर्शाते हैं, तो आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर जनसंख्या की संख्या के प्रतिशत को दर्शाते हैं। ठीक है, या तो दिक्कत, तो पहले वाले पॉइंट में कोई समस्या आएगी? कोई समस्या नहीं है। तो देखिए अपन बात अगला चलते हैं। इस जनसंख्या वृद्धि को हम 3 पॉइंट से समझ सकते हैं। कितने पॉइंट समझ सकते हैं? 3 पॉइंट से। देखिए पहला है जनगणना, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि दर, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि के काल। कौन से अपन पास आएंगे? काल आएंगे अपन पास। तो देखिए हमारे देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि की जो क्रिया है वो होती है 10 वर्ष में। कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष। यानी भारत में जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में होती है। कौन सी जनगणना? मानव जनगणना 10 साल में होती है, पशु जनगणना 5 साल में होती है। कितने साल में होती है मानव जनगणना? 10 साल में। 10 साल में। तो जनसंख्या वृद्धि मानव की होती है, पशुओं की होती है? कितने साल में होगी? 10 साल। तो हमारी जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में एक बार होती है। ठीक है, देखिए पहली जनगणना हमारे पास हुई 1872 में। कभी हमारे पास है पहली जनगणना, कभी हमारे पास है 1872 में पहली जनगणना हुई। और पहली जनगणना के अंदर ये कहा गया कि ये जो जनगणना है एक क्षेत्र की हुई, पूरे भारत की नहीं हुई, किसी क्षेत्र में होगी किसी में नहीं हुई। और ऐसी जनगणना के आंकड़े सही नहीं मिलते हैं, तो इसे बोलते हैं अपूर्ण जनगणना। यानी ये जनगणना मान्य नहीं की गई, क्योंकि कहीं पे होगी कहीं पे नहीं हुई, तो सही आंकड़े हमारे पास नहीं आए। तो इस जनगणना को क्या बोलते हैं अपन? अपूर्ण जनगणना। तो लेकिन ये नियम हो गया कि भारत में पहली जनगणना का काम कब हुआ था? 1872 में। कब हुआ था? जिसके आंकड़े सही नहीं होने की वजह से इसे अपूर्ण जनगणना के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रयोगात्मक तकनीकी का प्रयोग नहीं किया गया, किसी क्षेत्र की जनगणना हो गई और किसी की नहीं हुई, तो इसे अपूर्ण जनगणना के नाम से जाना जाता है। याद रखिए सन 1872 सही जनगणना हुई हमारे पास 1881 में। ये थी हमारे पास संपूर्ण जनगणना। संपूर्ण जनगणना कभी हमारे पास 1881 के अंदर। पहली भारत की पहली सही जनगणना कभी थी? 1881 में। तो ये 1881 वाला आप याद रखोगे। 1881 में भारत की सबसे पहली सही जनगणना हुई थी। अब प्रश्न कैसे आएगा? भारत की संपूर्ण सही जनगणना किस वर्ष हुई? भारत की अपूर्ण मतलब सही, इसमें भारत की अपूर्ण जनगणना कब हुई? भारत की पहली जनगणना कब हुई? पहली 72 में। ठीक है, और सही जनगणना 1881 में। तो ज़्यादा प्रश्न आपका ये आएगा कि भारत में संपूर्ण जनगणना में पूरे भारत के आंकड़ों को एक साथ तथ्य दर्शाना वाली जनगणना कब हुई? 1881 में। ठीक है, अब देखिए अपने पास यहाँ पे अपने पास आगे कि जनगणना हमारे पास हो गया 1881 के अंदर। अब ये जनगणना हुई, इस समय शताब्दी थी कौन सी? 18वीं। कौन सी शताब्दी थी अपने पास? 18वीं शताब्दी थी। और हमारे जो विज्ञानी थे मोरलैंड ने कहा कि भारत में उस वर्षों में 17वीं शताब्दी के अंदर हमारी जनसंख्या की 10 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी? 10 करोड़ जनसंख्या। तो पहली जनगणना, अभी तो बहुत ज़्यादा, तो 10 गुना हो गई। अब ये जनगणना अपने पास थी पहले जब इस जनगणना हुई थी तब। ठीक है, यह होने के बाद देखिए अपने पास है अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे और जनगणना धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसी प्रकार 1974-75 में जनगणना हमारे पास हो गई, जनसंख्या हो गई 23.84 करोड़ 1975 में। 1991 में हो गई अपने पास जनगणना, हो गई अपने पास है जनगणना हो गई थी 35 करोड़ 25 करोड़ हो गई थी अपने पास। 2001 के अंदर ये जनगणना हो गई अपने पास 102.8 करोड़ और 2011 में हो गई 121 करोड़। अभी हम ये बोलेंगे, अभी जनगणना तो हो गई 121 का हो गई, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े दिए गए किताब के अंदर हमें वही आंकड़े लिखने हैं, वही आंकड़े लिखने अपने, इन्हें मन से नहीं लिखने। 130 करोड़ 150 ऐसे लिखना है, अपन को क्या लिखना है? 121.01 करोड़ संख्या हो चुकी है अब तक। अब अपने पास 2021 में जनगणना होगी तब हमें पता चलेगा कि जनगणना आगे बढ़ी है या कम हो गई है। बढ़ी है तो जनसंख्या वृद्धि और घटी है तो जनसंख्या ह्रास चलाएगी। ठीक है, यह तो समस्या। अब आ जाएंगे
जनसंख्या वृद्धि मैंने परिभाषा बता दी आपको, दोनों की परिभाषा आएंगी, बता दी परिभाषा दोनों की। अब आ जाइए जनसंख्या वृद्धि के काल। जनसंख्या वृद्धि के हमारे पास 4 काल है। कितने काल है अपने पास? 4 काल है। ये 4 काल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ेगा। पहली बात तो इनके समय याद करने पड़ेंगे, इनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको। देखिए जनसंख्या वृद्धि के कितने काल अपने पास? 4 काल। पहला है मंदकाल, पहला कौन सा है? मंदकाल। दूसरा है स्थिर काल, तीसरा है तीव्र काल और चौथा है घटता हुआ काल। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ये 4 काल अपने पास हो गए हैं, इन 4 कालों समय देख ले एक बार अपन। तो मंदकाल कब हुआ? 1901 से लेकर 1921 तक। दूसरा अब स्थिर काल कब हुआ? 1921 से लेकर 1951 से लेकर 1981 वाला कौन सा काल है? तीव्र काल। कौन काल से? और 1951 से 81 से लेकर अब तक का जो काल कौन सा है? घटती वृद्धि काल। ठीक है, अब ये 4 काल दिमाग में बैठ गया अपने पास। 4 को कितने काल अपने पास? टोटल 4 काल है। 4 काल कौन कौन से हैं? अब देखिए इनके नाम से हम इनका वर्णन कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि थोड़ा मंद मंद चलना है तो क्या मतलब उसका? धीरे। तो पहला काल वो था जब जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी, बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी, यानी बहुत स्लो बढ़ती थी। और उस समय कई प्रकार की बीमारियां जाती थी, जैसे बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, अकाल पड़ गया, क्या तो कई जितने लोग जन्म तो नहीं जाते मर जाते थे। तो गति क्या रहती थी? मंद रहती थी। जनसंख्या क्या रहती थी? मंद रहती थी। आज का टाइम ऐसा हो गया, अटैक आ गया, मरने वाला तो भी हम बचा लेते हैं उसको, बता नहीं बताते, क्योंकि हमारे पास बहुत तकनीकी आ गई है, चिकित्सा पद्धति आ गई है। पहला ऐसा कुछ नहीं था। 1901 का समय वो था जब हमारे पूरे घर का खर्चा चलता था 1 रुपये के अंदर। वो जमाना था ये, पूरे घर का खर्चा चलता था 1 रुपये का चलता था, और 1 रुपये पूरा करने के बाद भी बचा लेते थे अपन। ऐसा समय था 1951 का। उस समय की बात है, जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती थी, और जितनी बढ़ती थी वो कई प्रकार की बीमारी में भी इसलिए स्थिति कहते हैं मंद गति काल। क्या बोलते हैं इसको? समय कौन सा इसका? आपको 3 बात याद रखनी है। मंद काल, जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी, क्योंकि इस समय कोई चिकित्सा प्रणाली अपने पास नहीं थी, इसलिए आप जनसंख्या जितनी बढ़ती उतनी खत्म हो जाती थी। और ये अपने पास सबसे कम गति का काल रहा, जनसंख्या बहुत कम गति से बढ़ती थी। ये 3 बात रखनी है। और समय कौन सा था? 1901 से लेकर 1900। पर्सन कैसे आएगा इसका? पर्सन आएगा 1901 से लेकर 1921 वाले काल को किस नाम से पुकारते हैं? मंद काल का समय बताइए। तो मंद काल की कोई 2 विशेषता, इसमें जनसंख्या बिल्कुल धीमी